ये कहानी है पोला नाम की एक लड़की की जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अपने स्कूल और कॉलेज में उसने हमेशा टॉप किया है। वो डॉक्टर बन रही थी और 4 साल अपने कॉलेज में कंप्लीट करने के बाद 5th ईयर उसे कंप्लीट करने के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर आती है जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हेडनबर्ग। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी और ये बात वो जाकर अपने ग्रैंडपा को बताती है। वो जो इस समय हॉस्पिटल में थे ये खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता, तुम इसे गंवाना मत। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का पार्ट रहा हूँ और ये यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च वर्किंग में मशहूर है। घर जाकर वो यही बात अपने मॉम डैड को बताती है। अजीब बात ये थी कि उसके डैड उसकी इस स्कॉलरशिप से खुश नहीं थे और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ हेडनबर्ग जाने के फैसले से भी वो ना खुश थे और ये चीज़ पोला को उदास कर देती है। उसकी उदासी उसकी मॉम से देखी नहीं जाती और फाइनली ये लोग पोला को यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे देते हैं। और इस सीन के बाद हमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेडनबर्ग का एक सीन दिखाया जाता है जहां डाइसेक्शन टेबल पे एक आदमी लेटा था। डॉक्टर्स शायद उसका ऑपरेशन कर रहे थे कि बीच ऑपरेशन ही उसे होश आ जाता है और जब वो देखता है कि डॉक्टर्स उसकी बॉडी के पार्ट्स निकाल निकाल कर बाहर रख रहे हैं तो ये देखकर उसे बहुत धक्का लगा। वो अपने हाथों के जरिए इन्हें रोकना चाहता था लेकिन उसके हाथ हिल भी नहीं पा रहे थे। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है लेकिन बोल भी नहीं पाता और ऐसे ही मर जाता है। यहाँ पर हम पोला को हेडनबर्ग जाने के लिए ट्रेन में देख रहे हैं जहाँ उसे हेडनबर्ग की एक स्टूडेंट ग्रिचन मिल जाती है जिसकी फ्रेंडली नेचर की वजह से जल्द ही पोला और ग्रिचन एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ट्रेन तेजी से हेडनबर्ग की तरफ बढ़ रही थी और इसी सफर में अचानक किसी को हार्ट अटैक आने का शोर मच जाता है। यहाँ पोला जो तकरीबन डॉक्टर बन चुकी थी वो इस लड़के को सीपीआर के साथ कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके वक्त रहते ही उसकी जान बचा लेती है, जिसके बाद हम उस लड़के को ठीक ठाक पोला के साथ सफ़र करते हुए देखते हैं और ये लड़का जिसका नाम डेविड है वो पोला को अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करता है। ये लोग अब यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और ऐसी बड़ी और शानदार यूनिवर्सिटी देखकर पोला की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। पोला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ग्रिचन के साथ रहने का फैसला करती है जिसके बाद वो दोनों मिलकर यूनिवर्सिटी का एक टूर लेते हैं और ऐसे ही चलते चलते वो पहुंच जाते हैं एक मुर्दा घर के पास जहां मरे लोगों को रखा जाता है। उनके आने से ही वहां पड़ी एक डेड बॉडी बहुत बुरी तरह से हिलने लग जाती है। ये देख पोला शॉक हो चुकी थी। उसके साथ आए उसके दोनों साथी डर के यहाँ से भाग जाते हैं पर यहाँ पोला बिल्कुल नहीं डरती क्योंकि वो ये बात जानती थी कि कोई बॉडी तभी हिल सकती है जब उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिए जाएं। वो इस बॉडी के पास जाकर इस बॉडी के हिलने की वजह ढूंढने लगती है। उसने जैसे ही डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो कुछ मिनट तक वो हिल भी नहीं सकी क्योंकि इस डेड बॉडी के ऊपर उसका सर नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसके हिलने की वजह जानने लग जाती है और बॉडी को अच्छी तरह से चेक करने पर उसे बॉडी के साथ कुछ वायर्स और चिप लगी मिल जाती है और वायर्स का पीछा करते हुए वो एक सीक्रेट रूम तक पहुंचती है जहां पर कुछ सीनियर्स इन सब की रैगिंग के लिए बैठे थे। वो तो बस इन लोगों को डराने के लिए करंट के जरिए बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे थे और यही वजह थी बॉडी के हिलने की। और क्योंकि पोला डरी नहीं थी और ये सब उसकी बहादुरी से इम्प्रेस होकर रात को होने वाली पार्टी में उसे इनवाइट करते हैं। यहाँ उसकी फ्रेंड ग्रिचन भी आती है और उसने ट्रेन वाले लड़के डेविड को भी बुलाया था। डेविड जो कि इस यूनिवर्सिटी में पार्टी करने के लिए आया था, उसे क्या मालूम था कि ये पार्टी ये मजा उसका आखिरी मजा होगा। और जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है तो कोई अनजान आदमी उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। ये कौन था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो घसीटते हुए डेविड की बॉडी को कहीं ले जा चुका था। बाहर पार्टी करने वाले लोग इस चीज से बेखबर थे। पोला और ग्रिचन ने भी इस पार्टी में खूब मजे किए थे, इतने कि ग्रिचन को याद ही नहीं रहा कि उसने इस पार्टी में डेविड को भी बुलाया था। और अगले सीन में हम डेविड को डाइसेक्शन टेबल पर लेटा हुआ देखते हैं। उसके पास 2 डॉक्टर खड़े हैं जो आपस में डेविड का डाइसेक्शन करने की बात कर रहे हैं। मींस उसकी बॉडी को काट कर उस बॉडी के हिस्से ऑर्गन्स निकालने की बात कर रहे हैं। और इसी टाइम डेविड को होश भी आ जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो पास रखा डॉक्टर का एक ब्लेड उठा लेता है और जैसे ही डॉक्टर डेविड को इंजेक्शन लगाने के लिए उसके पास आता है फौरन ही डेविड उस पर हमला करके यहाँ से भागने की
कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा डॉक्टर उस पर हमला करके उसे मार देता है। अगले दिन पोला की इस यूनिवर्सिटी में पहली क्लास थी, जहां पहला लेक्चर उसे प्रोफेसर ग्रम्बैक देते हैं और बताते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है और हमारी यूनिवर्सिटी से बने डॉक्टर्स दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं और आने वाले सालों में आपका नाम भी उन्हीं बेस्ट डॉक्टर्स में होगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को बेस्ट नॉलेज और बेस्ट इंफॉर्मेशन देना, और साथ ही हम यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी देंगे। डॉक्टर इन्हें एनाटॉमी के डायसेक्शन रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स मरे हुए लोगों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत सारे इंसानी स्केलेटन, जिनके बारे में प्रोफेसर ग्रम्बैक तो इन्हें बताते हैं कि ये नकली हैं, पर दिखने में ये बिल्कुल असली लग रहे थे। यहाँ पोला को एक स्केलेटन के नीचे अपने ग्रैंडपा का नाम लिखा नजर आता है। एक्साइटेड होकर वो यही चीज प्रोफेसर ग्रम्बैक को बताती है कि ये स्केलेटन मेरे ग्रैंडपा ने बनाया है। जवाब में ग्रम्बैक कहते हैं कि यकीनन वो फिर इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे होंगे और उन्होंने प्रोफेसर बनने के बाद रिसर्च पर भी काफी काम किया होगा। और ये बात सुनकर पोला अपने ग्रैंडपा के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है। और फाइनली ये टाइम आ गया था कि स्टूडेंट्स खुद पोस्टमार्टम करें। अब पोला के सामने जो डेड बॉडी थी, इसे देखकर पोला शॉक रह जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि डेविड था, जिसकी 2 दिन पहले तो उसने जान बचाई थी। प्रोफेसर ग्रम्बैक पोला को इस आदमी का दिल निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन उल्टा पोला ग्रम्बैक से सवाल करती है कि ये आदमी कैसे मरा। इसकी बॉडी पर ऐसे कोई निशान नहीं है जिसके लिए ये कहा जाए कि ये किसी बीमारी से मरा है। यहाँ प्रोफेसर ग्रम्बैक उसे डांट देते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये जानना तुम्हारा काम नहीं है कि ये आदमी कैसे मरा। हो सकता है इसे रिसर्च के लिए तैयार किया जा रहा हो। ये बातें सुनकर पोला और ग्रिचन दोनों काम तो करने लग जाते हैं, लेकिन दोनों को ही दाल में कुछ काला महसूस होता है और पता चलाने के लिए वो डेविड के ब्लड सैंपल को अपने पास छुपा लेती है। लैब पर इस ब्लड पे रिसर्च करने पर पोला को इस ब्लड के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब केमिकल का पता चलता है, जो केमिकल्स किसी आम इंसान के शरीर में नहीं पाए जाते। ये बात पोला अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करती है और उसे केमिकल का पता चलाने के लिए कहती है। तो लड़का उसे कहता है कि सिर्फ ब्लड नहीं, मुझे उस बॉडी के कुछ टिश्यू भी चाहिए होंगे केमिकल का पता चलाने के लिए, जिसके लिए भी पोला हामी भर देती है। और इसके लिए पोला मुर्दाघर जाती है और वहाँ डेविड की बॉडी से कुछ टिश्यू चुरा लेती है। इस तरह उसने नोटिस किया कि डेविड के पाँव में AAA के निशान थे। अपना काम करके वो तकरीबन फ्री हो ही गई थी कि अचानक यहाँ पर इस जगह का अटेंडेंट आ जाता है, जिसे देखकर पोला घबरा जाती है। वो पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। पोला को कुछ समझ नहीं आता, वो झूठ बोल देती है कि वो यहाँ प्रोफेसर ग्रम्बैक के कहने पर आई। वो उस अटेंडेंट से पूछती है कि डेविड की बॉडी को यहाँ तक कौन लेकर आया है। वो अटेंडेंट उससे कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को देखते हुए एक स्टूडेंट को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। वो अटेंडेंट अब के ये बात जान गया था कि वो डेविड की मौत की छानबीन कर रही है। वो ये खबर किसी को फोन पे बता देता है। जरूर वो डेविड के मर्डरर को ही ये खबर दे रहा होगा। अगले सीन में हम पोला और उसकी दोस्त ग्रिचन को लाइब्रेरी में देखते हैं। वो डेविड की मौत को ही डिस्कस कर रहे थे। तभी पोला को डेविड की बॉडी पर AAA के मार्क्स याद आते हैं। इसके बारे में वो बुक्स में रिसर्च शुरू करती है। उसे पता चलता है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी का साइन है, जहाँ के लोग मेडिकल साइंस की रिसर्च के लिए जिंदा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि इल्लीगल था। ये लोग ऐसे इंसानों को अपना शिकार बनाते थे जिनको पहले से ही कोई बड़ी बीमारी हो, ताकि वो इस बीमारी की वजह से इंसान की बॉडी में होने वाले चेंजेस को देख सकें, फिर उस पर रिसर्च कर सकें और उसके बाद इस इंसान की मुर्दा बॉडी को किसी दूसरी रिसर्च में भी वो यूज कर सकते थे। पता चला कि जो स्केलेटन उस डायसेक्शन रूम में दिखाए गए थे वो भी इन्हीं इंसानों की बॉडी से बनाए गए, जिनको देखकर बच्चे अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएं। इस सोसाइटी का नाम था एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी, जो पिछले कई 100 सालों से ये काम कर रही थी। और हेडनबर्ग यूनिवर्सिटी का इस सोसाइटी से गहरा संबंध था। पहले ये सिर्फ बीमार लोगों पर रिसर्च किया करते थे, पर वक्त गुजरते ही जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो जर्मन्स ने इन बेगुनाह और बेकसूर लोगों को रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। अपोला को शक है कि ये सोसाइटी अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग में काम करती है और उसी से जुड़े हुए लोगों ने ही डेविड का मर्डर किया है, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट था। ग्रेचन उसकी सारी थ्योरी को एक कहानी कहती है और साथ ही कहती है कि ये सारी कहानियां किताबों में ही एग्जिस्ट करती हैं। असल में ऐसा
कुछ नहीं हो सकता। डेविड को जरूर उसके किसी दुश्मन ने ही मारा होगा। अभी ये लोग वो बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर पोला को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है, जिसको उसने डेविड के ब्लड सैंपल और उसकी बॉडी के टिश्यू भेजे थे। उसे पता चला कि डेविड को एक ऐसे केमिकल से मारा गया था जो केमिकल बॉडी के अंदर जाके उसके सारे खून को खुश्क करके बॉडी को एक प्लास्टिक में बदल देता है। इसीलिए तो लैब में पड़े हुए वो सारे स्केलेटन इतने सालों में वैसे के वैसे ही थे। पोला को ये जानकर दुख होता है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है और इसकी खबर वो जाकर प्रोफेसर ग्रोमबैक को देती है, जो उसकी बातें सुनकर उसे एक और बार डांटते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम डेविड के केस से दूर रहो, तुम्हें अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? तुम्हारा फाइनल ईयर है। अब पोला अपने रूम में वापस आ जाती है। जैसे ही वो बेड पर लेटने लगी तो उसने फील किया कि उसका पूरा बेड खून से भरा पड़ा था। बेड के नीचे भी बहुत खून था और साथ ही वहाँ कुछ कैंडल्स भी पड़ी थी। ये सब उसे किसी रिचुअल से जुड़ा लग रहा था, किसी जादू मंत्र से जुड़ा लग रहा था। उसे लगा कि ये भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का ही काम है। दोबारा वो लैब में जाती है तो बुक्स में रिसर्च करने से उसे पता लगता है कि एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के लोग जब किसी को सजा देना चाहते हैं तो उसे चेतावनी देने के लिए वो उसके बेड के नीचे ब्लड और कैंडल रख देते हैं, जो इशारा है कि वो इंसान इनके कामों में टांग ना अड़ाए। और अगर वो इंसान फिर भी बाज नहीं आता तो सेकंड वार्निंग वो उसके टांग में 3 कट लगा के देते हैं। तीसरी वार्निंग के लिए वो उसके मुंह पे 3 कट लगा देते हैं और चौथी बार तो उसे मार ही देते हैं। आम तरीके से नहीं, बल्कि उसकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करके। पोला जब वापस अपने रूम में आती है तो उसके रूम में हेम नाम का एक लड़का था जो कि उसकी फ्रेंड ग्रिचन का बॉयफ्रेंड था। तो पोला उसे कहती कि ग्रिचन इस टाइम रूम में नहीं है। तो हेम कहता है कि हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, मैं बस उसे मनाने आया हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि वो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन इस वक्त मैं उसे एक मौका जरूर देना चाहूंगा। इस समय हम ग्रिचन को देखते हैं जो मुर्दाघर में किसी दूसरे लड़के के साथ थी। वो काफी देर तक जब ग्रिचन अपने रूम में नहीं आई तो हेम भी यहाँ मुर्दाघर में उसे ढूंढने के लिए आ गया था। और जब वो उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है तो वो उस लड़के को एक अजीब से केमिकल वाला इंजेक्शन लगाकर मार देता है। और सिर्फ इस लड़के को ही नहीं, हेम ने तो ग्रिचन को भी वही इंजेक्शन लगा दिया था। अपने आप को बचाने के लिए वो घसीटते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी बॉडी का सारा खून खुश्क हो रहा हो। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती और यहीं दम तोड़ देती है। और इसके बाद वो सबसे पहले ग्रिचन और उस लड़के के खून से इस मुर्दाघर को साफ करता है और फिर उन दोनों को फ्रीजर में डाल देता है। फ्रीजर में डालने के बाद भी उसे डर था कि लोग इन दोनों को पहचान लेंगे, इसलिए वो उन दोनों का गला ही काट देता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि सभी के मुंह पर ग्रिचन और उस लड़के के गायब होने की खबर थी। पोला भी अपनी दोस्त को ढूंढ रही थी और उन्हीं का पता चलाने के लिए वो मुर्दाघर में पहुंच जाती है, जहां उसके हाथ मुर्दाघर के अटेंडेंट की डायरी लग जाती है, जहां उसे पता चलता है कि डेविड को इस मुर्दाघर में लेकर आने वाला हेम ही था, वो लड़का जिसने अभी 2 मर्डर्स किए हैं। हेम इस टाइम उसी के सामने ही बैठा हुआ था। वो उसे देखकर परेशान हो जाती है और हेम पोला के सामने ग्रिचन की कटी हुई उंगली रखता है, उसे धमकाने के लिए कि वो डेविड वाले केस का पीछा छोड़ दे, वरना तुम्हारा भी हशर वही होगा जो तुम्हारे दोस्त का हुआ है। इन सारी बातों से घबराकर वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को अपने दोस्त के मरने की रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनती। और पुलिस स्टेशन से वापस आने पर उसे हेम का मैसेज मिलता है कि वो उसे मुर्दाघर मिले। यहाँ हेम पोला को ग्रिचन की लाश दिखाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। हेम अपने ब्लेड से बार बार ग्रिचन की लाश के ऊपर वार कर रहा था ताकि पोला और डर जाए और उसके बारे में किसी को भी ना बताए। पोला डर के यहाँ से भाग जाती है और वो लड़का भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ उसे वही इंजेक्शन मिलता है जिसके अंदर केमिकल को भरकर इंसानों को मारा जाता था। वो डरते हुए ये इंजेक्शन उठा लेती है और तभी पीछे से प्रोफेसर ग्रोमबैक आ जाते हैं। उसे लगा ये हैन है, जिसे मारने के लिए वो जल्दी से एक नाइफ आगे कर लेती है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर ग्रोमबैक उसे रिलैक्स करते हुए कहते हैं कि सुनो मेरी बात। प्रोफेसर ग्रोमबैक भी जानते थे कि पोला लगातार एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के ऊपर रिसर्च कर रही है और यहाँ वो
इस सोसाइटी की हकीकत उसे बताते हैं और कहते हैं कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। ये सोसाइटी पिछले कई सालों से मेडिकल साइंसेज के ऊपर रिसर्च कर रही है और अगर ये सोसाइटी ना होती तो मेडिकल साइंस आज तक इतनी तरक्की करता ही ना। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे दादा भी इसी सोसाइटी के मेंबर थे, वो भी जाने माने। बड़ी बड़ी रिसर्चेस के पीछे उन्हीं का ही हाथ है और ये केमिकल जो इंसानों को प्लास्टिक में बदल देता है ये भी तुम्हारे ग्रैंडपा ने ही बनाया है। ये बात जानकर पोला शॉक हो जाती है कि वो अपने ग्रैंडपा को अपना आदर्श मानती थी और वो भी इन्हीं की तरह किलर थे। इस बात के लिए वो अपने ग्रैंडपा से बात करना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उसी दिन उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। और अगले सीन में हम एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी की एक मीटिंग देखते हैं जहां पे हेम के लिए ये अदालत लगाई गई थी। असल में उसने 2 ऐसे लोगों को मारा था जो बीमार भी नहीं थे और ना ही एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का शिकार थे। उसने अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी की अथॉरिटीज का इस्तेमाल किया। हेम सोसाइटी के लिए भी खतरा बनता जा रहा था, जबकि हेम उनको कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं नहीं, तुम्हें सजा के लिए अपनी बॉडी पर 3 कट लगाने पड़ेंगे। जुनून में आकर हेम अपने मुंह पर 3 कट लगा देता है और इन्हें वार्न करके जाता है कि अभी तो वो और मर्डर्स करेगा। ये सुनने के बाद सोसाइटी के लोग उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं। ये फैसला हेम को और जोश में ले आता है। वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो प्रोफेसर ग्रोमबैक को रात में उसके घर में जाकर मार देता है। पोला जो इस वक्त अपने घर पे थी, अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल के कारण वो उनके रूम में जाकर उनकी चीजों की तलाशी लेती है और यहाँ उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और ये चीज उसे बहुत ज्यादा दुखी कर रही थी। अपना दुख बांटने के लिए वो अपने एक फ्रेंड के पास आती है जो उसे सहारा देता है। सुबह होने पर पोला अपने उस फ्रेंड के सामान में भी देखती है कि उसके सामान में भी ऐसी चीजें थी जो एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी से संबंधित थी। मीन्स कि उसका फ्रेंड भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। इसे देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उस लड़के को पीट कर वहां से भाग जाती है और यूनिवर्सिटी आकर यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में जाती है जहां एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के लोग काम करते थे। यहाँ पर बहुत से स्केलेटन मिलते हैं जो इंसानों से ही बनाए गए थे और यहीं उसे हेम नामी वो लड़का भी मिल जाता है जो अब से पहले 3 मर्डर्स कर चुका था। वो यहाँ पर ग्रिचन का यानी पोला की दोस्त का स्केलेटन बना रहा था, जिसे देखकर पोला बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चीख मारती है। इससे पहले कि वो बच के यहाँ से चली जाती, हेम उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। उसे होश आया तो वो डाइसेक्शन टेबल पे थी, उसी टेबल पर जहाँ से बचकर आज तक कोई भी नहीं जा पाया। वो अपने हाथ हिलाने के लिए कोशिश करती है लेकिन महसूस करती है कि उसके हाथ नहीं हिल पा रहे थे। वो महसूस करती है कि उसका खून भी जमता जा रहा है। उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर भी वही केमिकल इंजेक्ट कर दिया गया है जो इंसानों को प्लास्टिक में बदल देता है। उसे इस केमिकल के बारे में पहले ही पता था तो वो इसकी एंटीडोट के बारे में भी जानती थी। वो देखती है कि इस टाइम पर हेम नहीं बल्कि उसका दोस्त आया है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि ये लड़का एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं था, वो तो बस उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था। यहाँ पोला जल्दी जल्दी उसे अपनी सिचुएशन समझाती है और उसे अपनी मदद करने को कहती है। वो उसे बताती है कि मेरी जान खतरे में है, तुम जैसे भी करके यहाँ कहीं से सोडियम क्लोराइड लेकर आओ। वो लड़का जल्दी से उसे सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन लाकर लगा देता है। अभी उसे इंजेक्शन लगा ही था कि यहाँ पर हेम और एक और लड़का आ जाता है, यानी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स, जो पोला के दोस्त को लेकर यहाँ पर बेहोश कर देते हैं और पोला के डाइसेक्शन की बात करने लगते हैं। वो बात कर रहे थे कि वो पोला की बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनके दिए हुए केमिकल इंजेक्शन के बावजूद पोला होश में थी। और हेम यहाँ जैसे ही पोला के दूसरे दोस्त को उठाकर डाइसेक्शन टेबल पर रखता है, तभी मौका पाते ही पोला हेम के यहाँ दूसरे दोस्त पर हमला करके उसको वही इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसे ऐसा करते देखकर हेम को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में सर्जिकल ब्लेड थी। वो जैसे ही पोला के ऊपर हमला करता है तो इस हमले से पोला बच जाती है, पर अपनी जान बचाने के लिए पीछे मौजूद ब्रेकर बॉक्स से एक हाई वोल्टेज करंट की तार निकालकर हेम को करंट लगाकर मार देती है। हेम का दूसरा साथी भी पोला के दिए हुए केमिकल की वजह से मर चुका था, जबकि पोला अपने दोस्त को लेकर
हॉस्पिटल आ गई थी जहां उसकी जान बचा ली जाती है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि अब एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी ने ऐसे 2 और मेंबर रखने हैं जो कि उनके लिए इंसानों को मारने का और उनके पार्ट्स निकालने का काम करेंगे, यानी हैम और उसके साथी की जगह काम करने वाले लोग जिन्हें अभी पोला मार के आई थी। साफ मतलब था कि पोला की जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।